आज हम लोग देखेंगे रेडियल ग्रेडियंट्स। सो रेडियल यानी कि जो हम लोग सर्कुलर फॉर्म में अप्लाई करते हैं, और जिन लोगों ने ग्राफिक ऑलरेडी किया हुआ है फोटोशॉप इलस्ट्रेटर, आप लोगों ने ऑलरेडी इसको यूज़ भी किया हुआ है। सो सी एस एस रेडियल ग्रेडियंट is defined by its center. So to create a radial gradient you must also define at least two color stop, क्योंकि सिंगल कलर आपका सॉलिड कलर को प्रोड्यूस करता है और मोर देन वन कलर आपका ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसके लिए आपका जो सिंटैक्स आएगा वो होगा बैकग्राउंड इमेज, यहाँ पर टाइपो एरर है। रेडियल ग्रेडियंट आपने लिखना है, शेप साइज एट पोजिशन, यानी कि आपको एक पोजिशन क्या रखना है। नहीं भी डालेंगे तो भी आपका ग्रेडियंट बन जाता है, बट आपको स्टार्ट और लास्ट कलर ये रिक्वायर्ड है कि आपने स्टार्ट इन बिटवीन अगर कोई और कलर डालना है और लास्ट कलर, बट मिनिमम 2 कलर्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। सो बाय डिफ़ॉल्ट शेप इज़ एलिप्स, यानी कि अगर मैं नहीं डिफाइन करता तो एलिप्स यानी कि ओवल अंडाकार शेप आपको मिलेगा। साइज इज़ फारदेस्ट कॉर्नर एंड पोजिशन इज सेंटर। सो रेडियल ग्रेडियंट evenly spaced color stop, this is default. So the following example shows a radial gradient with evenly spaced color stop. So हमने यहाँ पर एक डिफाइन किया ID gradient के नाम से, रेडियल ग्रेडियंट हमने बैकग्राउंड इमेज में मेंशन किया है, और यहाँ से हमने 3 कलर्स अप्रोच यूज़ किए, रेड, येलो एंड ग्रीन। और जब आप इसको ब्राउज़र में चेक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपको डिस्प्ले होगा। अब ये कोई इमेज नहीं है, आप कितना अपस्केल कीजिए पिक्सलेट नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट, रेडियल ग्रेडियंट डिफरेंटली स्पेस्ड कलर स्टॉप। हम कहते हैं रेड का जो फिल होगा वो 5%, येलो 15 एंड रिमेनिंग 60% पर आपका ये वाला कलर रहेगा। तो आप इस कलर के फ्लो को भी कंट्रोल कर सकते हो। इसी तरह से शेप को अगर हमें सेट करना हो तो द शेप पैरामीटर डिफाइंस द शेप, इट कैन टेक द वैल्यू सर्कुलर और एलिप्स, द डिफॉल्ट वैल्यू इज एलिप्स ऑफ योर शेप। सो हमने यहाँ पर डिफाइन किया है सर्कल। तो अगर हम लोग प्रीवियस एग्जांपल पर एक नज़र डालते हैं, ठीक है, तो ये हमें ओवल फॉर्म में दिखाई दे रहा है, परफेक्ट सर्कल नहीं, क्योंकि विड्थ ज़्यादा है हाइट कम है। सो यहाँ पर हम लोग ट्राई करें सर्कल, तो आपको एकदम परफेक्ट सर्कुलर दिखाई देगा, देख सकते हैं, जो कि डिफ़ॉल्ट होता है एलिप्स, और ये है सर्कल। सो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट शेप के बाद डिफरेंट साइज कीवर्ड की। सो बाय डिफॉल्ट होता है फारदेस्ट साइड। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं द साइज पैरामीटर डिफाइन द साइज ऑफ द ग्रेडियंट, इट कैन टेक 4 वैल्यूज, क्लोजेस्ट, फारदेस्ट, कॉर्नर, यानी साइड या फिर कॉर्नर। तो यहाँ पर हम लोग देखें क्लोजेस्ट साइड एट 60% एंड 55% एंड फारदेस्ट साइड 60% एंड 55%। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोनों की पोजिशन जो होगी वो अलग अलग आपको दिखाई दे। जैसे क्लोजेस्ट साइड, ये फारदेस्ट साइड, यह क्लोजेस्ट कॉर्नर, ये आपका फारदेस्ट कॉर्नर। तो यानी कि जहाँ पर आपका ग्रेडियंट एज पर आके एंड होता है वो फारदेस्ट में बाहर तक जाता है, उसका ग्लेयर जो होता है। सो ये डिफरेंस आते हैं चारों में। तो आप देखिए कि आपको कलर का फ्लो कहाँ तक रखना है, ठीक है। इसके बाद आती है बात इसमें रिपीट करने की ग्रेडियंट को। तो सर्कुलर में भी हम लोग ग्रेडियंट को रिपीट कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा रेड, येलो 10% एंड ग्रीन 15%। अब क्या होगा, ये ग्रेडियंट आपने जो डिफाइन किया है उसके बाद में ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। एक पहला बनेगा, ठीक है, उसके बाद में उसको लगा रिमेनिंग एरिया बचा है तो फिर से रिपीट होगा, फिर चेक करेगा रिमेनिंग एरिया को, फिर रिपीट होगा, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक एंड तक फिल ना हो जाए कलर। ये हुआ रिपीटेशन। इसी तरह से हमारे पास थर्ड ग्रेडियंट आता है कॉनिक, जिसको हम बोलते हैं एंगल ग्रेडियंट। A conic gradient is a gradient with color transitions rotated around a center point. To create a conic gradient, you must define at least 2 color. ठीक है, सो इसका सिंटैक्स होता है बैकग्राउंड इमेज, कॉनिक ग्रेडियंट, फ्रॉम एंगल, एट पोजीशन, कलर, डिग्री, कलर एंड डिग्री, यानी कि इस तरह से आपको वैल्यूज में पुट करना होगा। सो बाय डिफ़ॉल्ट एंगल इज़ 0 डिग्री अगर आप नहीं डालते हैं, और पोजीशन क्या होता है सेंटर। तो ये अगर हम लोग स्किप कर दें तब भी काम चलेगा, ये डिफ़ॉल्ट है 0 डिग्री एंड सेंटर। इफ़ नो डिग्री इज स्पेसिफाइड द कलर्स विल बी स्प्रेड इक्वली अराउंड द सेंटर पॉइंट। सो कॉनिक ग्रेडियंट विथ 3 कलर हमने डिफाइन किया, रेड, येलो, ग्रीन। सो आप यहाँ पर देखेंगे स्टार्ट होगा रेड से, इन बिटवीन येलो, यानी कि रेड से ब्लेंड होगा येलो, येलो से ब्लेंड होगा ग्रीन, और ग्रीन आके रेड पर एंड हो जाएगा इस तरह से।
इसमें जब जब भी ग्रेडियंट एंड होता है एक हार्ड पॉइंट क्रिएट होता है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। एंगल ग्रेडियंट है इसका नेम। सो अगर हमें इसमें ज़्यादा कलर ऐड करने हो तो आप देख सकते हैं रेड येलो ग्रीन के बाद में ब्लू और ब्लैक को भी ऐड किया गया है। तो जिस कलर से शुरू होगा और जिस कलर पर एंड होगा वो दोनों हार्ड पॉइंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, अगर परफेक्ट ब्लेंड करना चाहते हो तो क्या करना है, वहाँ पर आप स्टार्ट कलर और एंड कलर एक कर दो, तो हार्डनेस अपना आप खत्म हो जाएगी इस कंडीशन में। ठीक है, चलिए तो ये पार्ट हमने देखा। नेक्स्ट 3 कलर एंड डिग्री। हम कहते हैं रेड का जो फ्लो होगा वो 45, येलो 90 डिग्री, बाकी जो बचा 210 डिग्री के अंदर ग्रीन आएगा। अब आप देखो एक कंट्रोल मैनर में आएगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो ये अपना काम करेंगी चीज़ें। फिर क्या है, जैसे हम लोग इसी के थ्रू एक पाई चार्ट बनाना चाह रहे हैं, तो हमने यहाँ पर जाके एक वैल्यू डिफाइन किया, बॉर्डर रेडियस 50%। अब इससे क्या होगा, ये इस तरह से देखो आपका बन के तैयार हुआ। अब इसी को अगर हम लोग यहाँ पर फ्लो डाल दें कि कितने कितने परसेंट पर ये कौन सा एंगल बनेगा, हमने बताया रेड 0 से शुरू होगा, रेड 0 से शुरू होगा। ठीक है, और 90 डिग्री। ठीक है, 90 से येलो शुरू होगा, 180 डिग्री तक आपका येलो रहेगा। ग्रीन 180 से स्टार्ट होकर 270 तक जाएगा, और बाद में 270 के जो रहेगा वो ब्लू कलर होगा, है ना। 0 से लेकर 90 डिग्री, 90 से 180 येलो, इस तरह से हमने डिवाइड किया इसको। तो 4 सॉलिड पार्ट में इस तरह से आप देख पाओगे इसको। इसी तरह से अगर आप कॉनिक ग्रेडियंट को विद स्पेसिफाइड फ्रॉम एंगल करना चाहते हो तो हमने लिखा फ्रॉम 90 डिग्री। अब ये रोटेट भी हो जाएगा, देखो पहले 0 से शुरू हुआ था ना, अब रोटेट हो गया 90 डिग्री पर। इसी तरह से स्पेसिफाइड सेंटर पोजीशन, अगर आप चाहते हो इसकी सेंटर पोजीशन चेंज हो जाए तो देखो जहाँ पहले बिल्कुल एग्जैक्ट मिडल में था वो चेंज हो गया। क्या लिखा हमने 60% एंड 45%, यानी कि हॉरिजॉन्टल 60, टॉप से 45% टोटल हाइट में। तो इसका पोजीशन भी आप चेंज कर सकते हो। रिपीट करना चाहते हैं, रिपीट पॉसिबल है। हमने लिखा 10% रेड, येलो 20%, बाकी जितना भी एरिया बचा वो इसी में रिपीट होते जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं रिपीटेशन करा सकते हैं हम इसके अंदर। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो रिपीट के साथ, जैसे रेड 0 डिग्री, रेड 10 डिग्री, येलो 10 डिग्री, येलो 20 डिग्री। अब ये 10 से शुरू होगा 20 पर एंड होगा, ये 20 से शुरू होगा 30 पर एंड होगा। मतलब 2 बार लिखने का मतलब क्या, कहाँ से कहाँ तक। ठीक है, जूम करके देखिए, आप कितना ही जूम करिए उसमें पिक्सलेशन आपको नहीं मिलेगा। ये आपका ग्रेडियंट इस तरह से रोटेट होते हुए क्रिएट होगा। तो ये था आपका ग्रेडियंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे शैडो इफेक्ट्स। तो शैडो इफेक्ट जो हमारे डिग्री वाले कैंडिडेट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मॉर्निंग वाले बैच में। सो शैडो इफेक्ट बेसिकली टेक्स्ट और बॉक्स दो चीज़ों पर ही एप्लीकेबल होता है। ठीक है, यानी कि ब्लॉक एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है, बॉक्स के लिए, और टेक्स्ट के लिए कोई ब्लॉक की रिक्वायरमेंट नहीं है, टेक्स्ट के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई होता है। So shadow effect with CSS you can add shadow to text and to element. तो one is text shadow, second is box shadow, जिसको हम लोग डिफरेंट सॉफ्टवेयर में ड्रॉप shadow के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए, the CSS text shadow property applies shadow to text. In its simplest use, you only specify the horizontal shadow 2 pixels and the vertical shadow 2 pixels. अब ये 2 pixels क्या है? 2 pixels x, 2 pixels y, यानी कि shadow को offset कर रहे हैं हम लोग ओरिजिनल पोजीशन से। तो आउटपुट कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको। डबल टेक्स्ट दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने ब्लर नहीं डाला है, तो इसलिए हमें डबल टेक्स्ट दिखाई देगा इसके अंदर। अब लेकिन अगर ऐसे पकड़ोगे, अब पता चला इसके एक शैडो है। क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं तो टेक्स्ट क्या था, वाइट कलर में आ जाता है। और क्लियरली मुझे शैडो समझ में आ रहा है, लेकिन दोनों को अगर ब्लैक रखोगे तो कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। क्लियर हो रहा है डिफरेंस शैडो का? चलिए, तो इसको हम लोग कर सकते हैं कंट्रोल। भाई हम कहते हैं शैडो जो है वो ब्लैक से ना आए, क्योंकि ब्लैक डिफ़ॉल्ट कलर होता है बॉडी का। हमने बोला रेड कलर में जनरेट होगा। तो चलिए ट्राई करेंगे। ये देखिए हमारे शैडो का कलर रेड हो गया इसके अंदर। हम कहते हैं भाई इतना हार्ड शैडो नहीं चाहिए, थोड़ा ब्लर होना चाहिए। तो ब्लर करने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, 2 पिक्सल का ब्लर डाल देंगे इसमें। शुरू से देखिए, पहले
एक्स और वाई में ऑफसेट कितना किया, फिर हमने कलर क्या रखा, फिर हमने ब्लर 2 पिक्सल का इसमें अप्लाई किया। अब आप देखोगे टेक्स्ट आपका हार्ड नहीं आएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट हमने यहाँ पर शेडो को और ज़्यादा बढ़ा के देखा है, तो यहाँ पर आप देखोगे वाइट कलर के साथ भी हम लोग एक बढ़िया एक 3D एलिवेशन क्रिएट कर पा रहे हैं। अब वाइट के ऊपर वाइट टेक्स्ट तो दिखेगा नहीं, लेकिन शेडो डालने से बढ़िया आउटपुट आ रहा है हमारा। तो हमने क्या लिखा, एक्स वाई 4 पिक्सल का ब्लर, ब्लैक कलर। इसी तरह से हम कहते हैं भाई हमें आउटर ग्लो निकालना है, तो कैसे निकलेगा, एक्स वाई में 0 ब्लर और कलर। अब देखो टेक्स्ट के चारों तरफ इक्वल आएगा ग्लो, इसको बोलते हैं नियोन इफेक्ट। ठीक है, मल्टीपल शेडो डालना चाहते हैं तो आप पहले एक शेडो का पेयर लगाइए, फिर दूसरा शेडो डिफाइन कीजिए। अब आप यहाँ पर देखिए रेड और ब्लू 2 कलर के शेडो आपको देखने के लिए मिलेंगे, दिखाई दे रहा है। पहले क्या है रेड, उसके बाद में क्या आ रहा है ब्लू। कैसे डिग्री के बैच में पढ़ाए हुए है ना, इसमें और उसकी प्लेलिस्ट इधर भी शेयर होती है एक्चुअली, तो हो सकता है तुमने या तो प्लेलिस्ट पे देखा। वैसे बेसिक डिस्कशन हमारा पहले हो चुका है इसका, जब हाँ पहले हम लोग कर चुके, अब हम लोग डिटेल में देख रहे हैं। इसके बाद अगर आप चाहें तो एक से ज़्यादा, जैसे 2 से एक से ज़्यादा हमने यहाँ पर देखा, 2 से ज़्यादा अगर आपने करना है तो आप यहाँ देख सकते हो। तो यहाँ पर हमने और ज़्यादा इफेक्ट इसमें अप्लाई किया हुआ इस तरह से, तो टेक्स्ट में क्लैरिटी काफ़ी बढ़ गई है ना। तो हमने क्या करा, एक शेडो ये डिफाइन किया ब्लैक कलर का, 1 पिक्सल 1 पिक्सल 2 पिक्सल का ब्लर और ब्लैक कलर। फिर मैं क्या लिखा 0 पिक्सल 0 पिक्सल 25 पिक्सल का ब्लर और ब्लू कलर। फिर मैं लिखा लास्ट में 5 पिक्सल का ब्लर और डार्क ब्लू कलर। तो इस तरह से आपके अलग अलग इफेक्ट्स इसमें क्रिएट हो रहे हैं। तो ये देखो ब्लर यहाँ तक दिखाई दे रहा है, इस एरिया तक जहाँ मेरा माउस है। इसी तरह से आप यहाँ पर इनर में अगर लाना चाहते हो तो नेगेटिव वैल्यू भी डाल सकते हो माइनस में। इससे क्या होगा, जो इफेक्ट हम लोग बाहर देख रहे थे वो अंदर की तरफ आएगा कुछ इस तरह से, लेकिन छोटा करके देखोगे तब पता चलेगा, बड़े में ऐसे पता नहीं चलता। तो देखो स्ट्रोक जैसा फील हो रहा है कि जैसे टेक्स्ट को स्ट्रोक लगा दिया, तो नेगेटिव वैल्यू भी एक्सेप्टेबल है इसके अंदर। बात करते हैं बॉक्स शैडो, यानी कि किसी सॉलिड शेप की अगर आपने शैडो जनरेट करना है तो क्या है, स्पेसिफाई है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल शैडो। तो ये अगर 10 पिक्सल एक्स में 10 पिक्सल वाई में, यानी कि ऑब्जेक्ट की नीचे एक कॉपी आपको दिखाई देगी इस तरह से। इसके बाद स्पेसिफाई अ कलर फॉर द शैडो, तो हमने लाइट ब्लू कलर ऑफर किया है इसको, तो देखिए लाइट ब्लू कलर आ गया यहाँ पर। फिर हमने बोला ऐड अ ब्लर इफेक्ट टू द शैडो, तो 5 पिक्सल का ब्लर अप्लाई किया हमने, तो देखिए ये थोड़ा सा ब्लर में आपको मिलेगा। इसके बाद हमने बोला सेट द स्प्रेड रेडियस, यानी कि फैलाव कहाँ तक होगा कलर का वो चीज़। तो आप देख सकते हो 5 पिक्सल के आगे 12 पिक्सल का हमने इसमें स्प्रेड अप्लाई किया। फिर क्या, सेट द इनसेट पैरामीटर, हमने बोला लास्ट में आगे इनसेट, तो शैडो क्या हो अंदर की तरफ आ गया बॉक्स में, बाय डिफ़ॉल्ट आउटसेट होता है। इसके बाद हमने बोला मल्टीपल शैडो डालने, जैसे ब्लू कलर का डाला है, ग्रीन कलर का डाला है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये ब्लेंड होते हुए, और ये सॉलिड फॉर्म में। इसमें हमने ब्लर यूज़ नहीं किया है, इसमें हमने ब्लर का यूज़ किया है। 8 पिक्सल 8 पिक्सल 8 पिक्सल, तो तीनों ब्लेंड होते आ रहे हैं, तीनों सॉलिड होते आ रहे हैं। इसके बाद किसी कार्ड में अगर आप शैडो क्रिएट करना चाहते हो तो ये देखिए जैसे नीचे दिखाई दे रहा है शैडो। अभी क्या है, जैसे आप फ्लिपकार्ट वगैरह चलाते हो और उसमें कोई प्रोडक्ट आप देखते हो, तो प्रोडक्ट में क्या होता है कि आप देखते हो जैसे माउस जाता है नीचे एक शैडो क्रिएट होती है ना, दिखाई दे रहा है शैडो। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट शैडो रखा, हम चाहे तो माउस ओवर पर भी बना सकते हैं। सिर्फ लिखना होगा जो भी कार्ड एलिमेंट है, लाइक डिव होवर शूडो, और आपका शैडो उसमें आ जाएगा। तो जब करेंगे तो करके दिखाएंगे इसको। नेक्स्ट यहाँ से हम लोग देखें पल राइट कार्ड, तो हमने यहाँ पर भी एक शैडो अप्लाई किया हुआ है, चेक करके देखिए। अब देखो जैसे माउस जाएगा, दिखाई दे रहा है, तो इस तरह से बना सकते हैं। तो बिल्कुल फ्लिपकार्ट वाला एग्जांपल आपके सामने है। नेक्स्ट बात करते हैं टेक्स्ट इफेक्ट। अब टेक्स्ट में भी हमारे पास अलग अलग तरह के इफेक्ट होते हैं, जैसे कि ओवरफ्लो, वर्ड रैप, लाइन ब्रेक एंड राइटिंग मोड। ठीक है, तो पहले डिस्कस करते हैं ओवरफ्लो क्या काम करता है। The text overflow property specifies how overflowed content that is not displayed should be single to the user। तो यहाँ पर हमने लिखा है वाइट स्पेस नो रैप, वाइट स्पेस नो रैप, ठीक है।
एक में हमने ओवरफ्लो डिफाइन किया क्लिप, एक में हमने डिफाइन किया एलिप्सिस, ठीक है। बाकी सब नॉर्मल चीज़ें। ओवरफ्लो को हमने क्या बोला, हिडन, हिडन। अब ये हो क्या रहा है, मतलब देखो मान लो कि मेरे पास एक पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ हमें पता है एक ब्लॉक एलिमेंट है, यानी कि चाहे एक लाइन लिखो पूरी या कुछ कर वर्ड लिखो तो वो विड्थ पूरी ही कवर करता है जितना भी ब्राउज़र की होगी। तो हमने इसकी पहले तो विड्थ को घटा दिया, कितना बोला, 200 पिक्सल। अभी पूरी विड्थ नहीं लेगा क्योंकि पैराग्राफ ब्लॉक एलिमेंट है। ब्लॉक का कैसे पता चलता है, क्योंकि जितने ब्लॉक एलिमेंट है तो नई लाइन बनाते हैं हमेशा। इसके बाद हमने क्या बोला, वाइट स्पेस में नो रैप। नो रैप से क्या होगा कि आपका जो मैटर है वो ब्रेक नहीं होगा न्यू लाइन में, वो आगे निकल जाएगा सीधे, एक ही लाइन में चलते जाएगा। जैसे अगर मैं इस लाइन को छोटा करूँ यहाँ पर तो ये मैटर ब्रेक होकर नीचे आने लग जाएगा। कैसे, ये देखो ब्रेक हुआ, अभी देखो ये ब्रेक हो रहा है मैटर, देखो टेक्स्ट नीचे आता रहा है। लेकिन अगर मैंने लिख दिया वाइट स्पेस नो रैप तो ये क्या होगा, ब्रेक नहीं हो सकता, फिर आगे निकल जाएगा अपनी विड्थ से। हाँ, मतलब कि अगर इसकी मैंने टेरिटरी डिसाइड की 800 पिक्सल तो ये उससे बाहर निकल जाएगा, ठीक है। मतलब अगर लेंथ ज़्यादा होगी मैटर की, तो अगर नहीं डालूंगा नो रैप तो ये ब्रेक हो जाएगा 800 पिक्सल टच करते ही, ठीक है। फिर हमने क्या डाला, बॉर्डर, ताकि हमें दिखाई दे आउटपुट में कि कितना एरिया इसका है। ओवरफ्लो हमने डाला हिडन, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो डिसाइडेड विड्थ से ज़्यादा मैटर है वो दिखे ना किसी को, वो गायब हो जाए, क्योंकि बॉक्स के बाहर दिखेगा चलने लगे ना दिखने में। फिर हमने क्या डाला, टेक्स्ट ओवरफ्लो में क्लिप, और इसमें हमने डाला है एलिप्सिस। अब आप यहाँ देखो इसका आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो, मैटर जैसे कट गया बीच में, इसमें समझ में आ रहा है कि भाई कुछ रिमेनिंग है ना। अब इसका यूज़ कहाँ देखते हो, जितनी भी न्यूज़ की वेबसाइट है जैसे कि आज तक, अब आज तक में मान लो कि कोई मैटर मेरा ऐसा है कि जो पूरा नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा रहा है, ट्रिपल डॉट, है ना। तो ये कैसे संभव हो रहा है, ये उसी तरीके से हो रहा है जो हमने भी मैटर देखा है, ठीक है। या जैसे फ्लिपकार्ट की अगर वेबसाइट की बात की जाए, फ्लिपकार्ट में जब आप कोई प्रोडक्ट देख रहे होते हैं, हो सकता है कि ब्रांड का पूरा नेम ना पाए तो क्या आता है, ट्रिपल डॉट दिखाई दे रहा है। तो ये लगाया नहीं जाता, ये CSS से जनरेट होता है अपने आप। क्योंकि ऐसे तो तुम कैसे डिसाइड करो किस स्क्रीन पर ट्रिपल डॉट कहाँ लगाना है। हो सकता है किसी की स्क्रीन बड़ी हो, कार्ड में ज़्यादा मैटर दिख जाए, है ना। तो इसलिए इसको स्मार्ट तरीके से डिज़ाइन करना, एरिया कम है तो ट्रिपल डॉट आ जाए, एरिया ज़्यादा है तो ट्रिपल डॉट चले जाए, समझ गए ना। तो ये पार्ट कैसे बनता है, ये जो भी हम लोग प्रॉपर्टी सीख रहे हैं, और प्रॉपर्टी का नाम क्या है, टेक्स्ट ओवरफ्लो, और ओवरफ्लो में क्या है, ये एलिप्सिस। तो क्लिप क्या करेगा, कट कर देता है, मैटर तो है लेकिन दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हिडन है। तो अगर मैं इसको माउस ओवर करूँ यहाँ पर कि ओवरफ्लो को विजिबल कर दूँ, तो देखो ये मैटर यहाँ पर था, ये मैटर यहाँ पर था, जो कि हमने विड्थ डाल के ओवरफ्लो को हिडन कर रखा है। लेकिन हमने क्या बोला, माउस ओवर पर विजिबल हो जाए, यही तो लिखा। होवर पर क्या हो, विजिबल, ओवरफ्लो पर क्या है, हिडन। तो डिफ़ॉल्ट हिडन रहेगा, माउस जाते ही दिखाई देगा आपको। ये मैंने जैसे एग्जांपल के लिए डाला है। नेक्स्ट क्या है, वर्ड रैपिंग। वर्ड रैपिंग क्या है कि भाई मान लो आपके पास कोई बहुत बड़ा आप टेक्स्ट लिख रहे हो, तो टेक्स्ट जो ब्रेक होता है हमेशा उसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है। जैसे मान लो ये लाइन लिखा हुआ है, जगह कम होगी तो ये इस स्पेस से ब्रेक हो जाएगा, और जगह कम होगी तो नेक्स्ट से ब्रेक होगा, टी से ब्रेक होगा, ओ से ब्रेक होगा। ये नहीं हो सकता ओ एन के बीच में से ब्रेक हो जाए, समझ गए ना। अब मैं ये कहता हूँ कि इस पूरी लाइन में कोई स्पेस ही नहीं है, तो ये एक ही लाइन में चलता रहेगा, स्पेस ही ब्रेक करता है मैटर को। तो इसका तरीका क्या आता है, जैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे, इफ़ अ वर्ड इज़ टू लॉन्ग टू फिट विद इन एन एरिया इट एक्सपेंड्स आउटसाइड। मान लो कि अगर आप कोई विदाउट स्पेसिंग लिखते जा रहे हो एक लाइन, तो कंटेनर से बाहर निकल जाएगी। तो यानी कि अब आप यहाँ देखो क्या लिखा है, दिस पैराग्राफ कंटेन्स अ वेरी लॉन्ग वर्ड, दिस इज़ अ वेरी 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 लॉन्ग वर्ड, एग्जाम्पल के तौर पर। तो यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी क्या लगा रखी है, तभी ये ब्रेक हुआ। अगर ये ना लगाया जाए तो ये आगे निकल जाएगा। क्या ऐसा सही है कि नहीं, ज़रा चेक करके देखते हैं। क्या दिखाई दे रहा है, निकल गया ना। जैसे मैंने प्रॉपर्टी बंद की, वर्ड रैप लगा दिया तो ब्रेक हो गया। नेक्स्ट है
CSS वर्ड ब्रेकिंग में जैसे कीप ऑल एंड ब्रेक ऑल, ठीक है, ये था वर्ड रैप। अब हम लोग बात करें वर्ड ब्रेक की। अब ये कैसे काम करता है, तो देखते हो जब भी कहीं पर कोई मैटर लिखा होता है उसका आगे हाइफन लगा होता है और आगे कंटिन्यूटी दिखाई जाती है नेक्स्ट लाइन में, डैश। देखा होगा नोटबुक वगैरह के अंदर कोई वर्ड पूरा नहीं आ पा रहा तो डैश लग जाता है उस जगह पर, क्योंकि अगर वो पूरा वर्ड ब्रेक होगा तो खाली जगह बहुत बुरी लगेगी, और वो खाली जगह वो एक ना यूनिफॉर्म जो चल रहा है डिज़ाइन उसको डिस्टर्ब करता है एंड यूज़र के लिए। तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, डैश लगा देते हैं। तो डैश कैसे आता है वो भी अभी आप देखो यहाँ पर। द CSS वर्ड ब्रेक प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज लाइन ब्रेकिंग रूल्स। तो ये था रैप, ये है ब्रेक, कीप ऑल ब्रेक ऑल। तो चलिए, दिस पैराग्राफ कंटेन सम टेक्स्ट द लाइन विल ब्रेक एट हाइफन। क्या हुआ, यहाँ से ब्रेक हुई तो कंटिन्यूटी पता चल रहा है कि भाई यहाँ से आगे शुरू है। दिस पैराग्राफ कंटेन्स सम टेक्स्ट दिस लाइन विल ब्रेक एट एनी कैरेक्टर। अभी देखो यहाँ से बीच में से टूट गया, लाइन जो है वो यहाँ से ब्रेक हो गया बीच में से। तो ये सही प्रैक्टिस नहीं है, यानी कि आपको कंटिन्यूटी दिखानी चाहिए कि भाई आगे का लेटर यहाँ है, नहीं तो कोई लिन पढ़ लेगा फ्लो में। अगर कोई बुक पढ़ रहा होगा, क्योंकि वो एक फ्लो में पढ़ते जा रहे हैं ना, तो डैश मुझे तुरंत सिग्नल देता है कि भाई इसका बचा हुआ मैटर आगे मिलेगा, तो डैश आपको लगाना पड़ता है। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जहाँ डैश लगा वहाँ से ब्रेक होगा, नहीं होगा तो वो खुद से डिसाइड करके ब्रेक होगा। समझ गए? फिर क्या आता है, राइटिंग मोड। द CSS राइटिंग मोड प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज वेदर लाइन्स ऑफ टेक्स्ट दैट आर लेड आउट हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो हमने यहाँ पर लिखा है राइटिंग मोड में हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर वर्टिकल, यहाँ पर है वर्टिकल राइट टू लेफ्ट। राइटिंग मोड यहाँ से हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ देख रहे हो, अगर मान लो आपको किसी पर्टिकुलर मैटर को रोटेट करना हो, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंटेंट को स्पैन टैग में डाला है, देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, स्पैन। इस स्पैन टेस्ट2 को मैंने यहाँ पर क्या कमांड बोला, वर्टिकल राइट टू लेफ्ट, तो ये क्या हुआ, वर्टिकल हो गया। एक और हमने एग्जांपल बनाया जिसमें हमने यहाँ पर डिफाइन किया p.test2, यानी कि ये सिर्फ स्पैन पे चलेगा, ये सिर्फ पैराग्राफ पे चलेगा। हमने टेस्ट2 क्लास यहाँ दिया, हमने क्या बोला, पूरे पैराग्राफ को वर्टिकल राइट टू लेफ्ट। तो क्या देखा हमने आउटपुट में, पूरा का पूरा पैराग्राफ ही वर्टिकल हो गया हमारा, है ना। तो ये है आपके सारे ऑप्शंस, ओवरफ्लो, वर्ड रैप, लाइन ब्रेकिंग एंड राइटिंग मोड। इसके बाद हम बात करते हैं फॉन्ट्स की, ठीक है। तो फॉन्ट का जिक्र पहले भी हुआ है, एक बार दोबारा देखेंगे क्योंकि अब आप एडवांस में हैं। सो देखो, कई बार क्या होता है जब हम लोग कोई वेबसाइट बना रहे होते हैं तो जो फॉन्ट आप लगा रहे हो वो ज़रूरी नहीं कि एंड यूज़र के पास भी हो। यानी कि अगर आप किसी वेबसाइट को विज़िट करते हो तो जो फॉन्ट आपको दिखता है उस वेबसाइट के अंदर वो फॉन्ट आपके पास भी होता है। लेकिन जब मॉडर्न वेबसाइट डिज़ाइनिंग स्टार्ट हुआ, जब CSS3 आया मार्केट में, तो क्या हुआ कि उसमें हम कस्टम फॉन्ट भी लगा सकते थे। कस्टम फॉन्ट यानी कोई डिज़ाइनर फॉन्ट आपको पसंद आया, आपने लगा लिया, लेकिन अगर एंड यूज़र के पास नहीं होगा तो वेबसाइट का फॉन्ट उसके हिसाब से बदल जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मैंने जिस फॉन्ट में वेबसाइट बनाया वो बदले, वो उसी फॉन्ट में रहे जिसमें मैंने डिज़ाइन किया। क्योंकि अब देखो, जैसे बहुत सारी ब्रांड जो हैं वो फॉन्ट से ही पहचाने जाते हैं, है ना। जैसे अगर आप एप्पल देखोगे, अगर आप IBM देखोगे, या अगर आप HCL देखते हो, या इस तरह के बहुत सारे आपको एग्जांपल मिल जाएंगे, सो मेनी मार्केट्स पे एग्जांपल है। गूगल का अगर टाइपोग्राफी बदल जाए कितना बुरा लगेगा देखने में, क्योंकि हमारे दिमाग में वो एक उसकी पहचान छप चुकी है, ठीक है। तो वेबसाइट डिज़ाइनर को क्या करना होता है, इस रूल का इस्तेमाल करना होता है, फॉन्ट फेस। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि मैं अगर कोई डिज़ाइनर फॉन्ट लगा रहा हूँ, या अगर मेरा डिज़ाइनर फॉन्ट ना लेके कुछ डिफरेंट फॉन्ट लिया है, लेकिन मुझे ये पता है कि एंड यूज़र के पास चांसेस 50-50 हैं, तो 50-50 पे मत खेलो, सीधे ऐसा करो कि फॉन्ट एम्बेड हो जाए। यानी कि अगर जब वेबसाइट चले फॉन्ट नहीं भी उसके पास, तब भी उसी फॉन्ट में आए। तो ये उस चीज़ का सोल्यूशन है, ठीक है। तो क्या करेंगे, वेब फॉन्ट्स अलाउ वेब डिज़ाइनर टू यूज़ फॉन्ट दैट आर नॉट इंस्टॉल्ड ऑन द यूज़र्स कंप्यूटर, है ना। यानी कि अगर मैं किसी साइट का विजिटर हूँ, वो फॉन्ट मेरे पास नहीं है, तब भी वो साइट उसी फॉन्ट में दिखेगी जिसमें डिज़ाइनर ने उसको डिज़ाइन किया।
So when you have found or bought the font you wish to use, just include the font file on your web server and it will be automatically downloaded to the user when needed. So your own fonts are defined within the CSS font face rule. यानी कि आपको ये लिखना होगा CSS में। कैसे यूज़ करते हैं उसको भी समझेंगे। पहले हम लोग टाइप को समझते हैं ज़रा क्या क्या होता है। जैसे डिफरेंट फॉर्मेट्स, फर्स्ट होता है हमारा TTF, जिसको बोलते हैं ट्रू टाइप फॉन्ट। ट्रू टाइप फॉन्ट इज़ अ फॉन्ट स्टैंडर्ड डेवलप्ड इन द लेट 1980s बाय एप्पल एंड माइक्रोसॉफ्ट। अब ये एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के नाम क्या है? क्योंकि भाई देखो उस ज़माने में 1980 में दो ही ब्रांड थे, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल, जिनके OS आया करते थे, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इन्हीं लोगों ने TTF जो फॉन्ट है उनको डेवलप किया था। ट्रू टाइप फॉन्ट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉन्ट फॉर्मेट फॉर बोथ द मैक OS एंड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर क्या बना? OTF, जिसको बोलते हैं ओपन टाइप फॉन्ट। ओपन टाइप फॉन्ट इज़ अ फॉर्मेट फॉर स्केलेबल कंप्यूटर फॉन्ट्स। इट वॉज बिल्ट ऑन ट्रू टाइप। इसी पर ही बेस्ड है ओपन टाइप एंड इज़ अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। ओपन टाइप फॉन्ट आर यूज्ड कॉमनली टुडे ऑन दी मेजर कंप्यूटर प्लेटफॉर्म्स। सभी जगह पर यूज़ होते हैं, ठीक है। लेकिन इसका सिर्फ जो ट्रेडमार्क है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट के पास है। अब ये तो हो गया हमारे कंप्यूटर के हिसाब से। अब बात करते हैं वेब के लिए। तो वेब में हमारा चलता है वेब ओपन फॉन्ट फॉर्मेट, जिसको बोलते हैं WOFF। दिस इज फुल फॉर्म ऑफ WOFF। सो वेब ओपन फॉन्ट फॉर्मेट इज़ अ फॉन्ट फॉर्मेट फॉर यूज इन वेब पेजेस। इट वॉज डेवलप्ड इन 2009। यानी कि जब 2008 इंट्रोड्यूस हुआ तब आपका CSS3 और HTML5 भी इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन बीटा फेज में। यानी कि एक पायलट प्रोजेक्ट था ताकि लोग चलाएं और टेस्टिंग करें उसके ऊपर, ठीक है। और 2009 में इस फॉर्मेट का इजाद हुआ, ठीक है, एंड इज़ नाउ अ W3C रिकमेंडेशन। यानी कि 2009 में डेवलप हुआ। और जो हमारी कम्युनिटी है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, अब वो ये कहती है कि आपने अगर कोई फॉन्ट एम्बेड कर रहे हैं तो इसी एक्सटेंशन का इस्तेमाल करना है। So WOFF is essentially open type or true type with compression and addition metadata. The goal is to support font distribution from a server to a client over a network with bandwidth constraints. फिर है हमारे पास WOFF का एक नया अपडेट आया, WOFF 2.0, ट्रू टाइप ओपन टाइप फॉन्ट दैट प्रोवाइड्स बेटर कंप्रेशन देन WOFF 1.0। यानी कि ये वाला आज की डेट में यूज़ होता है सबसे ज़्यादा। उससे पहले जब 2009 में जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था फर्स्ट टाइम, तब हम लोग जब वेबसाइट बनाया करते थे तो WOFF को भी लगाते थे, SVG भी लगाते थे, EOT भी लगाते थे और TTF भी लगाते थे। यानी कि 4 फॉन्ट मुझे जैसे इमेज का फोल्डर बनाना होता वैसे ही फॉन्ट का फोल्डर बना के रखना होता था। जैसे कि आप लोग पढ़ के क्या आए हो, ऑडियो वीडियो एलिमेंट पढ़ा था ना हमने, तो हमने उसमें पढ़ा था कि भाई MP4 होता है, बाकी OGG होता है। अब मान लो कोई ब्राउज़र ऐसा है जो OGG को सपोर्ट करता हो तो वो OGG को रेंडर करेगा, जो MP4 को सपोर्ट करता हो वो MP4 को रेंडर करेगा। उसी तरह से TTF, WOFF, SVG और EOT, ये 4 फॉन्ट होते थे, क्योंकि अलग अलग ब्राउज़र अलग अलग एक्सटेंशन को अलाउ करते थे फॉन्ट के अंदर। बट अब मॉडर्न प्रैक्टिस में सब एक ही पे ही काम कर रहे हैं, विच इज़ WOFF 2.0। फिर बात करेंगे हम लोग SVG, जिसको हम लोग जानते हैं स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक, और SVG हम लोग डिस्कस कर भी चुके हैं, जिससे आप शेप भी डिज़ाइन कर सकते हैं। सो SVG फॉन्ट्स अलाउ SVG टू बी यूज्ड एज ग्लिफ व्हेन डिस्प्लेइंग टेक्स्ट। द SVG 1.1 स्पेसिफिकेशन डिफाइन अ फॉन्ट मॉड्यूल दैट अलाउज द क्रिएशन ऑफ फॉन्ट्स विद इन एन SVG डॉक्यूमेंट। यू कैन also apply CSS to SVG documents, and the font face rules can be applied to text in SVG document. फिर आया हमारे पास embedded open type font. EOT fonts are a compact form of open type fonts designed by Microsoft for use as embedded fonts on web pages. तो इतने तरह के हमारे पास फॉन्ट होते हैं। तो जनरली जब आप ग्राफिक्स सीखते हैं तो यही होते हैं, TTF एंड OTF। वेब में ये 4 अलग आते हैं, लेकिन अब आप 2024 के एंड में हैं तो अब सिर्फ एक ही फॉन्ट का इस्तेमाल होता है, WOFF 2.2, ठीक है। तो ब्राउज़र सपोर्ट की अगर बात की जाए तो अब आप यहाँ समझेंगे, जब ये पहली बार इस्तेमाल होने स्टार्ट हुए तो TTF और OTF सभी में चलते थे,
वॉफ भी सभी में चलता था, वॉफ 2 भी सभी में काम करता है, एसवीजी सिर्फ सफारी में चलता था, और ईओटी सिर्फ एज में चलता था, बाकी किसी में नहीं चलता था। तो समझ में आ गया ना इनको हम लोग यूज़ क्यों नहीं कर रहे, है ना। तो आपको ये पता चल गया भाई वॉफ 2 जब काम करे तो बाकी फिर हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे इसका इस्तेमाल करना है। तो मैंने आपको ब्राउज़र टेबल से समझा दिया है कि भाई क्यों नहीं करना है ना। क्योंकि किसी में ईओटी चलता है, किसी में आपका एसवीजी चलता है, तो ऐसी चीज़ को हम लोग नहीं लेते कि एक में चलेगा दूसरे में नहीं चलेगा। वो तब तक के लिए सही था जब हमारे पास वॉफ 2.0 नहीं आया था। वॉफ 2.0 जब से इंट्रोड्यूस हुआ है उस सब में काम करता है, तो इसलिए इसके साथ जाओ। ध्यान रखेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर द फॉन्ट फॉर्मेट ओनली वर्क्स व्हेन सेट टू बी इंस्टॉलेबल, यानी कि आपका आई जो होते हैं वो सपोर्ट नहीं करता है जितने भी हमारे वेब के फॉन्ट्स होते हैं। तो इसलिए आप यहाँ देखोगे एज ब्राउज़र का जिक्र है इंस्टेड ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसी का रिफाइंड वर्जन हम लोग देखते हैं एज आज की डेट में। बात करेंगे यूजिंग द फॉन्ट यू वांट। इन द फॉन्ट फेस रूल फर्स्ट डिफाइन अ नेम ऑफ द फॉन्ट, एग्जांपल माय फर्स्ट फॉन्ट, एंड देन पॉइंट टू द फॉन्ट फाइल। टिप है आप लोगों के लिए, ऑलवेज यूज लोअर केस लेटर फॉर द फॉन्ट यूआरएल, अपर केस लेटर कैन गिव अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स इन इंटरनेट एक्सप्लोरर। So to use the font for an HTML element, refer to the name of the font my first font through the font family property. So हमने क्या लिखना है, @font face font family my first font, source URL क्या है, fonts का फोल्डर है Vertigo 18, हमारे पास एक फॉन्ट अवेलेबल है, इसको हमने इस तरह से डिफाइन किया हुआ है। अब क्या होगा कि हम इस फॉन्ट को चेक करना चाहते हैं क्या ये मेरे डिज़ाइन में वर्क कर रहा है सक्सेसफुली कि नहीं। देखो काम कर रहा है, एक अलग यूनिक फॉन्ट है ना। अब इसका फ़ायदा क्या है कि जब मैं फ़ाइल आपके साथ शेयर करूँगा आप अपने कंप्यूटर में चलाओगे वहाँ भी वर्क करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर इस फोल्डर में फॉन्ट्स के अंदर यहाँ पर इस फॉन्ट को स्टोर किया हुआ है ना। अब ये जब वेबसाइट कोई लाइव होगी तो आपकी फ़ाइल भी जाएंगी, फॉन्ट का फोल्डर भी जाएगा, इमेज का फोल्डर भी जाएगा, तो ऑटोमेटिकली यूज़र के पास फॉन्ट मिसिंग का प्रॉब्लम नहीं। क्लियर। तो पॉइंट आता है कि बनाते कैसे हैं, ये चीज़ कैसे आप अचीव कर सकते हो, क्योंकि वॉफ एक्सटेंशन तुम्हारे पास नहीं होता है। तो इसके लिए हम लोग एक प्रोसेस से गुजरते हैं विच इज़ वेब फॉन्ट किट जनरेटर। तो आप लिखेंगे यहाँ पर फॉन्ट स्क्वेरल वेब फॉन्ट जनरेटर, ये आपका सर्च टर्म होगा, ये मैं आपको भेज देता हूँ। और ये आपका लिंक, ये आपके व्हाट्सएप पर अवेलेबल है, चेक कीजिएगा। अब आप यहाँ देखेंगे एक ऑप्शन हमारे पास आता है विच इज़ अपलोड फॉन्ट्स। ठीक है, तो जो फॉन्ट आप इस्तेमाल करने जा रहे हो और आपको लगता है कि ये एंड यूज़र के पास नहीं होगा, 1% का भी डाउट है तो उसकी किट बनाओ। ठीक है, तो हम यहाँ पर जाएंगे, चूज़ करेंगे अपलोड फॉन्ट, डाउनलोड में जाएंगे। जैसे मेरे पास एक ये फॉन्ट है फटिगो के नाम से, अगर मैं आपको उसको प्रीव्यू करके दिखाऊं तो ये देखो ये वाला फॉन्ट है। ठीक है, अब ये फॉन्ट मुझे पता है कि एंड यूज़र के पास नहीं होगा क्योंकि वेब सेफ नहीं है। तो आपने इसको ओपन करा, अग्रीमेंट चूज़ करेंगे, एक्सपर्ट मोड में आते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट क्या आ रहे हैं, वॉफ एंड वॉफ 2। तो मुझे एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं, मैं ऑप्टिमल में ही रहूँगा और यहाँ से क्या बोलूँगा, डाउनलोड योर किट। ये थोड़ा टाइम लेगा ये अवेलेबल हो गया हमारे पास। इसको हम यहाँ से करेंगे एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पर आपको देखो अपना फॉन्ट मिल जाएगा, इसको आपने कॉपी करना है
और अपने जहाँ पर इमेज का फोल्डर होता है उसी जगह पर एक फॉन्ट्स का फोल्डर बना के फॉन्ट को उसमें कॉपी पेस्ट कर देना है। नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर आपको एक फाइल मिलेगी स्टाइल शीट के नाम से, उसमें से आपने ये कोड कॉपी कर लेना है। ठीक है, अब हमने फॉन्ट को किस फोल्डर में डाला, लाइक फॉन्ट्स के फोल्डर में, तो आपको बस इतना करना है फॉन्ट्स स्लैश, ताकि ये फाइंड हो जाए। तो चलिए ज़रा देखते हैं हम अपनी फाइनल फाइल के अंदर। तो ये जो अभी हम लोग यहाँ आउटपुट देख रहे हैं वेब ब्राउज़र में, प्रेस करेंगे कंट्रोल यू, तो क्या देखते हैं हम लोग, फॉन्ट्स का फोल्डर है और उसके अंदर हमारा फॉन्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो जो भी आपका फॉन्ट का यहाँ नेम होगा वही नेम आपने नीचे बताना होगा। भले से मेरा फॉन्ट का नेम है फर्टिगो, बट मैंने जब फेस बनाया तो मैंने इसका नेम लिख दिया माई फर्स्ट फॉन्ट, तो माई फर्स्ट फॉन्ट से ही रेंडर होगा। ठीक है, अगर नहीं लिखा तो फर्टिगो से ही आपको चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से फॉन्ट की किट्स बनती हैं। प्रोसेस रिकॉर्ड कर दिया गया, देखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यूजिंग बोल्ड टेक्स्ट। ठीक है, तो मैंने एक और नया फॉन्ट लिया जिसका नेम है सेंसेशन, और ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर अवेलेबल है। तो अगर आप किसी फॉन्ट के अंदर बोल्ड इफेक्ट भी लाना चाहते हैं तो खुद से नहीं आएगा, आपको बोल्ड की भी किट बनानी होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सेंसेशन फॉन्ट को लिया है। इस बार आप देखें एक नया आपको दिखाई देगा। तो इतना पार्ट मेरा नॉर्मल लिखा रहा है, इतना पार्ट मेरा बोल्ड लिखा रहा है। अभी इतना पार्ट बोल्ड कैसे हुआ, तो इसके लिए हमने यहाँ पर बी टैग का इस्तेमाल किया है, बट यहाँ पर फॉन्ट वेट ऊपर हमने साथ में सेट भी किया है, तभी वो बोल्ड वर्क कर रहा है। बाकी के रिमेनिंग में आपका नॉर्मल टेक्स्ट ही वर्क करेगा। ठीक है, ऐसे जो मर्जी किट बनाओ। सो द फाइल सेंसेशन अंडरस्कोर बोल्ड वॉफ, जो कि ये है अपना, इन is another font file that contains the bold character for the sensation font. So browsers will use this whenever a piece of text with a font family, my first font, should render as bold. This way you can have many font face rules for the same font. Next हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हमारा टॉपिक आता है 2D ट्रांसफॉर्म। 2D ट्रांसफॉर्म लाइक जैसे कि आप लोग फोटोशॉप में कंट्रोल टी से जितना भी काम करते हो वही सेम सारी चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, जैसे कि ट्रांसलेट, रोटेट, स्केल एक्स, स्केल वाई, स्केल, स्क्यू एक्स, स्क्यू वाई एंड स्क्यू, और मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब सारी चीज़ें एक में वर्क करेंगी आपकी। तो CSS ट्रांसफॉर्म अलाउ यू टू मूव के लिए हम लोग ट्रांसलेट का यूज़ करते हैं, रोटेट के लिए रोटेट का यूज़ करेंगे मेथड, स्केल के लिए स्केल एंड स्क्यू के लिए स्क्यू। सो तो ट्रांसफॉर्म की जो प्रॉपर्टी है वो इन ब्राउज़र वर्जन से आपकी एप्लीकेबल हुई। ठीक है, तो यानी कि सभी में काम कर रहा है, हमें ये पता चले, क्योंकि अगर हम लोग क्रोम की बात करें तो 120 प्लस का हमारा भी एट प्रेजेंट वर्जन चल रहा है। अगर सेटिंग में आओगे, अबाउट क्रोम में आओगे, 131 पर है, लीजिए, है ना, लिखा है ना 131, तो यानी कि वर्जन 10 से ये स्टार्ट हो गया था क्रोम के अंदर। तो चलाओ इधर। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हमारे पास, मैंने आपको नेम सभी के बता दिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रांसलेट। ट्रांसलेट का काम क्या है कि मान लीजिए कि अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, मैं इसको मूव करना चाहता हूँ राइट में या बॉटम में, तो उसके लिए आप ट्रांसलेट का इस्तेमाल करते हैं। द ट्रांसलेट मेथड मूव्स एन एलिमेंट फ्रॉम इट्स करंट पोजिशन अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर गिवन फॉर द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। So the following example moves the div element 50 pixels to the right and 100 pixels down from its current position. तो हमने लिखा ट्रांसफॉर्म, उसके अंदर लिखा हमने ट्रांसलेट मेथड, x हो गया 50, y हो गया 100, और आप देख सकते हो इसकी पोजीशन लेफ्ट और टॉप से चेंज हो गई। ठीक है, अब मैं अगर इसको बंद कर दूँ यहाँ से ट्रांसफॉर्म को, ऑब्जेक्ट देखो यहाँ होना चाहिए था। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म इस तरह से वर्क करता है। रोटेट, द रोटेट मेथड रोटेट्स एन एलिमेंट क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज, यानी कि आप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरफ चला सकते हो। ठीक है, टू अ गिवन डिग्री। द फॉलोइंग एग्जांपल्स रोटेट द एलिमेंट क्लॉकवाइज विद
20 डिग्री। तो ये देखिए ओरिजिनल पोजीशन ये है और ये 20 डिग्री पर रोटेटेड हमें दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, यूजिंग नेगेटिव वैल्यू विल रोटेट द एलिमेंट काउंटर क्लॉकवाइज, जिसको हम बोलते हैं CCW। द फॉलोइंग एग्जाम्पल रोटेट द डिव एलिमेंट काउंटर क्लॉकवाइज विद 20 डिग्री। तो हमने लिखा -20। तो इस बार आप देखेंगे रिवर्स साइड। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है स्केल मेथड, यानी कि किसी भी एक्चुअल साइज से ऑब्जेक्ट को अपस्केल डाउन स्केल करना है तब हम लोग यूज़ करते हैं। सो द स्केल मेथड इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द साइज ऑफ एन एलिमेंट according to the parameters given for the width and height. The following example increases the div element to be 2 times of its original width and 3 times of its original height. हमने लिखा 2 3, 2 मतलब 200%, 3 मतलब 300%। ठीक है, अभी क्या होगा, ये ओरिजिनल था, देखो डबल हो गया अपनी विड्थ का और हाइट ट्रिपल हो गई। अब ये जब कंटेनर स्केल होगा तो अपने अंदर के एलिमेंट को भी स्केल करेगा साथ में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेगेटिव स्केल की, यानी कि अगर आपने लिखा 1 की जगह पर 0.5 तो 50% ये छोटा हो जाएगा अपने ओरिजिनल साइज से, ओरिजिनल और ये आउटपुट। नेक्स्ट है हमारे पास ओनली एक्स पोजीशन में अगर आप स्केल करना चाहते हैं तो सिर्फ एक्स में स्केल होगा। अगर आप सिर्फ वाई में स्केल करना चाहते हैं, एक्स में ये नेगेटिव भी देख लीजिए, वाई में आप देखिए ये आपका स्केल हुआ ट्रिपल टाइम और ये वाई का नेगेटिव स्केल, यानी कि ओरिजिनल से 50% हो गया। बात करते हैं स्क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भाई 20 डिग्री पर हम अपने एलिमेंट को स्क्यू करना चाहें तो देखिए ये पॉइंट हमारा स्क्यू है। इसी तरह से अगर आप वाई में करना चाहेंगे तो ये वर्टिकली वर्क करता है, ठीक है, इस पोजीशन से नीचे की तरफ। ठीक है, अब अगर आप स्क्यू का यूज़ करेंगे तो ये दोनों लेता है, एक्स और वाई एक साथ। ठीक है, एक्स भी और वाई भी। ठीक है, पर्टिकुलर एंगल पर करना चाहो कि भाई मेरे को 20 डिग्री करना है तो स्क्यू इस तरह से कराओगे। बात आती है मैट्रिक्स। अगर मैं ये प्रॉपर्टी ना लिखूं तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है अंडरस्टैंड करना कि कौन सी प्रॉपर्टी किस ऑर्डर में अप्लाई होती है। द मैट्रिक्स मेथड कंबाइंस ऑल द 2D ट्रांसफॉर्म मेथड इनटू वन, यानी कि जितनी मैंने प्रॉपर्टी देखी वो सब एक में आ गई। कैसे? The matrix method takes 6 parameters containing mathematical function which allow you to rotate, scale, move यानी कि translate and skew elements। तो सबसे पहले आपका आता है scale x, फिर आता है आपका skew y, फिर आता है skew x, फिर आता है scale y, फिर आता है translate, फिर आता है translate y। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज़ अवेलेबल हैं, तो एक ही झटके में सारी चीज़ें एक साथ अप्लाई हो रही है ना। तो ये आपका 2D। इसी तरह से हमारे पास आता है 3D ट्रांसफॉर्म। 3D ट्रांसफॉर्म यानी कि 2D और 3D एक साथ ही आए थे, तो ये भी आप देखो सेम वर्जन से ही अप्लीकेबल है। इसमें आपके पास ऑप्शन आएगा रोटेट एक्स, वाई और जी, इसके अलावा और कोई इसमें नया ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। इसको ऐसा समझो कि जैसे जो जी है यहाँ पर, ये क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज के लिए काम करेगा। तो 2D में ओनली होता है रोटेट, इफ यू नोटिस दैट। ठीक है, इसमें आपको एक्स वाई जी 3 एंगल मिल रहे हैं। अब ये रोटेशन में फ़र्क क्या है, इसको ऐसा समझो कि जैसे मेरे पास ये फ़ोन है, एक रोटेशन ये हो गया, एक रोटेशन ये हो गया, एक रोटेशन ये हो गया, तीनों एंगल समझ में आ गए। तो लाइव वालों को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास एक अपना ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। तो नॉर्मली क्या होता है कि आप इस तरह से रोटेट करते हो। तो 3D वाला जो हम लोग अभी प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, 3D ट्रांसफॉर्मेशन, तो रोटेशन जी जो है वो ये होता है। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, ये हम लोग 2 पॉइंट पर देख रहे हैं इसको, तो इसलिए हमें ज़्यादा पता नहीं चलेगा, हमें लगेगा सिर्फ CW CCW हो रहा है। अब यहाँ पर हमें एक फीचर मिल जाता है जिसको हम बोलते हैं 3D ट्रांसफॉर्म।
अब आप नोटिस करना यहाँ पर, ये देखो आपके तीनों यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये क्या है, जी रोटेशन, ये क्या है, वाई रोटेशन, और ये क्या है, एक्स रोटेशन। एक्स रोटेशन मतलब कि अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को वर्टिकली घुमा रहे हैं ऐसे, दिस इज अ एक्स, दिस इज अ वाई, और दिस इज अ जी एक्सिस, यानी कि समझ आ गया। क्योंकि ऑफलाइन जो अवेलेबल है उनको तो मैंने डायरेक्ट दिखा दिया, ऑनलाइन वालों को समझ नहीं आएगा, इसलिए मैंने प्रैक्टिकली आपको टूल्स के थ्रू करके दिखाया है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो चलिए पहले हम लोग क्या देखते हैं, रोटेट एट 150 डिग्री। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो देखो वर्टिकली हुआ रोटेट, तो अभी मैंने सॉफ्टवेयर में आपको दिखाया, तो ये क्या हुआ, इसका कॉपी नीचे की तरफ आ गया हमारा, है ना। हाँ, इसको बोलते हैं फ्लिप वर्टिकल एक तरह से। रोटेट वाई, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ठीक है। रोटेट जी, ये आपका क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो मैंने आपका डिफ़ॉल्ट से 90 डिग्री के एंगल पर उसको घुमा दिया इस तरह से। तो ये पार्ट इस तरह से वर्क करता है। तो 3D ट्रांसफॉर्म में इतना ही होता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर हम बात करते हैं ट्रांजिशंस। ट्रांजिशंस क्या होती हैं, जैसे अगर आप आज मॉर्निंग की क्लास का अगर एग्जांपल लोगे, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमने यहाँ पर जैसे डिज़ाइन बना लिया था, तो आप देखो माउस ले आने पर थोड़ा सा इफेक्ट के साथ यहाँ पर कलर चेंज हो रहा है ना, स्लोली। या जैसे अगर मैं बटन पर आता हूँ तो देखो स्लोली चेंज हो रहा है, झटके से चेंज नहीं हो रहा कुछ भी, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशंस, है ना। तो ये होती है आपकी ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। तो ट्रांजिशन इज़ अ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। डिले कितनी देर से होगा, ड्यूरेशन कितनी देर तक चलेगा, प्रॉपर्टी यानी कि विड्थ चेंज करना है, हाइट चेंज करना है, कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड चेंज करना है, साइज चेंज करना है क्या, और ये आपका टाइमिंग फंक्शन जिसमें आपका ईज इन आउट डिफ़ॉल्ट होता है। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं कि ब्राउज़र जो हैं वो कौन कौन से जो इसको सपोर्ट करते हैं। तो एज 26, आपका क्रोम 10, फायरफॉक्स 16, सफारी 6.1 एंड ओपेरा 12.1। तो यानी कि इतने पुराने ब्राउज़र सपोर्ट कर रहे हैं, तो मॉडर्न में यूज़ करने में कोई टेंशन नहीं है, बिंदास लगाओ, सब पे चलेगा। अब बात आती है हाउ टू यूज CSS ट्रांजिशंस। टू क्रिएट अ ट्रांजिशन इफेक्ट यू मस्ट स्पेसिफाई टू थिंग्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है कि आपकी किस चीज़ को आप चेंज करना चाह रहे हो, यानी कि प्रॉपर्टी और ड्यूरेशन। ये दो चीज़ें होंगी तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा, बाकी चीज़ें ऑप्शनल है। तो चलिए, द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स shows a 100 by 100 pixels red div element has also specified a transition effect for the width property with a duration of 2 seconds। तो ये हमारे पास ओरिजिनल डिव है जिसको हमने बोला है कि विड्थ बदल जाए इसकी और 2 सेकंड में चेंज होगी। तो हमने लिखा है कि 100 पिक्सल्स की जो विड्थ है वो कितनी हो जाए माउस ओवर पर, लेकिन वो झटके से ना हो, बढ़ते हुए दिखाई दे, मुझे होते हुए वो दिखाई देना चाहिए प्रोसेस। तो क्या होगा, अगर मैं ट्रांजिशन नहीं डालूंगा तो माउस जाती खटक एक बार में बड़ा कर देगा वो, जो कि अच्छी प्रैक्टिस नहीं है ना। तो ये होता है ट्रांजिशन। द ट्रांजिशन इफेक्ट विल स्टार्ट व्हेन द स्पेसिफाइड CSS प्रॉपर्टी विड्थ changes value। Now let us specify a new value for the width property when a user mouses over the div element। So notice that when the cursor mouses out of the element, it will gradually change back to its original style। यानी कि माउस ओवर करने पर अगर बड़ा हुआ है तो माउस आउट करने पर ऑटोमेटिकली छोटा भी हो जाएगा,
ठीक है। अब बात करते हैं चेंज सेवरल प्रॉपर्टी वैल्यूज। जैसे कि मैं कहता हूँ विड्थ और हाइट दोनों को बदलो, लेकिन दोनों का जो एग्जीक्यूशन है वो अलग अलग है। विड्थ 2 सेकंड में, हाइट 4 सेकंड में। कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। बात करेंगे स्पेसिफाई द स्पीड कर्व ऑफ द ट्रांजिशंस। तो ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन ये प्रॉपर्टी है जिसके अंदर आपको ऑप्शंस मिलते हैं अलग अलग। तो पहला ऑप्शन क्या है, ईज विच इज़ डिफॉल्ट। तो ये क्या कहता है, स्पेसिफाई अ ट्रांजिशन इफेक्ट विद अ स्लो स्टार्ट देन फास्ट एंड देन एंड स्लो। यानी कि स्लो शुरू होगा, बीच में तेज हो जाएगा, फिर एंड में जाके स्लो हो जाएगा, ऑटोमेटिक। फिर क्या, लीनियर। इसमें स्टार्ट से लेके एंड तक एक ही इफेक्ट रहेगा, यानी कि एक ही रफ्तार से चलेगा। यानी कि जब एंड होगा तो आपको लगेगा जैसे कहीं पर टकरा गया, हिट होता हुआ फील होगा। जैसे एक होता है कि आप मूव कर रहे हो लेकिन आराम से रुकते हो, एक होता है झटके से रुकते हो, ठीक है। तो इसमें जर्क फील होता है हमें। ईज इन, ये क्या होगा, स्लो स्टार्ट होगा। ईज आउट, स्लो एंड होगा। ईज इन आउट, सॉरी, स्लो स्टार्ट एंड एंड, यानी कि स्लो ही स्टार्ट होगा, स्लो ही एंड होगा। क्यूबिक बीजियर, लेट यू डिफाइन योर ऑन वैल्यू इन क्यूबिक बीजियर फंक्शन। यानी कि मैं अपनी ईज को, आउट को, सबको कंट्रोल कर सकता हूँ। तो चलिए हम यहाँ पर समझेंगे इन सभी के अलग अलग एग्जाम्पल एक साथ, तब आपको समझ में आएगा। देखो लीनियर, एक ही रफ्तार से चल रहा है, एक ही रफ्तार से एंड हो रहा है, लेकिन दोनों जगह लगता है टकरा रहा हो किसी चीज़ से। ईज में देखो क्या डिफरेंस आएगा, बिल्कुल आराम से रुका, एंड होगा तो भी आराम से ही होगा, है ना। यानी कि अगर हम लोग फिजिक्स पढ़ के आए तो फोर्स की जो वैल्यू है, एफ की वैल्यू 0 हो रही है इसमें। यहाँ पर लग रहा है सेम ही इंटेंसिटी से जा रहा है, टक रुकी, है ना। ईज इन, तो यानी कि स्लो स्टार्ट होगा और बाद में तेज होता जाएगा। ईज आउट, एंड में जाके स्लो हो जाएगा। ईज इन आउट, मिक्स चीज़ें वर्क करेंगी, है ना, इस तरह से। तो पांचों को जब रख के चलाओगे तब समझ में आएगा क्या डिफरेंस होता है इन सभी के अंदर। तो डिफॉल्ट क्या होता है, ईज, फास्ट टू स्लो। बात करेंगे डिले। डिले ट्रांजिशन क्या है कि भाई कितनी देर में मेरा इफेक्ट एग्जीक्यूट होगा। माउस ले जाओ, 1 सेकंड जब होगा उसके बाद कुछ होगा, यानी कि देरी से। नेक्स्ट, ट्रांजिशन प्लस ट्रांसफॉर्मेशन। मैं दो चीज़ें एक साथ लगाना चाहता हूँ इसके अंदर। हमने बोला कि विड्थ बदलो 2 सेकंड में, हाइट बदलो 2 सेकंड में, लेकिन ट्रांसफॉर्म भी करो 2 सेकंड में। यानी कि जब भी आप 2D ट्रांसफॉर्म पढ़ के, मैंने वो भी मिला दिया इसके अंदर। क्या करा उसके लिए, ज़्यादा कुछ नहीं, ज़रा ध्यान से देखो। हमने बस यहाँ पर लिखा ट्रांसफॉर्म को 2 सेकंड में करना है, लेकिन ट्रांसफॉर्म की वैल्यू माउस ओवर पर डालिए, रोटेट करो 180 डिग्री, ठीक है। फिर क्या है, मोर ट्रांजिशन एग्जांपल्स। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है प्रॉपर्टी विड्थ है, ड्यूरेशन 2 सेकंड है, टाइमिंग फंक्शन लीनियर है, डिले 1 सेकंड का है, इस तरह से। और ये अपना लास्ट लीनियर के साथ। तो ये होते हैं आपके ट्रांजिशंस, जो कि हम जब कोई डिज़ाइन बनाते हैं वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। यूज़र को झटके से कोई भी चीज़ डिलीवर नहीं करना है, उसको इफेक्ट के साथ डिलीवर करना है। तो इसी का मैंने एग्जांपल यहाँ पर आपको दिखाया कि ये जो भी प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ देख रहे हैं, कलर चेंज होने वाली, अगर मैं ये ना लगाऊँ तो यहाँ देख रहे ट्रांजिशन लगा हुआ एक, अब देखना कलर झटके से चेंज हो रहा है। इसी से बटन यहाँ पर आप देखोगे इफेक्ट के साथ हो रहा है। अगर मैं ये ना लगाऊं, अब देखो क्या होगा, ठीक है। बट लगा देने से क्या होता है, ट्रांजिशंस, समझाया। तो ये प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन है इसका, जो हमने डिग्री के बैच में ऑलरेडी करके दिखाया हुआ है। ट्रांजिशन के बाद आपका टॉपिक आता है सीएसएस में एनिमेशन, ठीक है। तो जब ट्रांजिशन आया था उसके साथ में एनिमेशन भी इंट्रोड्यूस हुआ था, तो दोनों सेम ही वर्जन से एप्लीकेबल हुए, ठीक है। अभी एनिमेशन क्या है, ट्रांजिशन और एनिमेशन में क्या फ़र्क होता है। देखो ट्रांजिशन में
आप अपने ऑब्जेक्ट को सेम पॉइंट से रख के आगे की तरफ अपस्केल करना हो, जो करना है वो करा सकते हो। एनिमेशन में मैं अपने ऑब्जेक्ट को मूव भी करा सकता हूँ। ठीक है, चलिए समझते हैं ज़रा। CSS अलाउज एनिमेशन ऑफ HTML एलिमेंट्स विदाउट यूजिंग जावास्क्रिप्ट। पहले के टाइम में 2008 में हमें जावास्क्रिप्ट चाहिए होती थी, बट जब 2008 में HTML5 इंट्रोड्यूस हो गया और 9 में जब ये सब चीज़ें आ गई तब हम लोग इस पर बेस्ड हो गए। ठीक है, क्योंकि एनिमेशन एनिमेटेड वेबसाइट बनाने के लिए पहले यूज़ होता था फ्लैश, जिसको हम लोग एनिमेट बोलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि उसका SEO नहीं हो सकता था, उसकी बनी वेबसाइट हैवी होती थी, तो उस पॉलिसी को बंद करा गया और लेकर आया गया HTML5 विद CSS3, जिसमें जो काम हम वहाँ करते थे वो यहाँ पॉसिबल हो गए। तो की फ्रेम इज़ अ शॉर्ट हैंड, ठीक है, एक तरह से समझिए, जिसमें आपको की फ्रेम के अंदर आपकी एनिमेशन की प्रॉपर्टी काम करती है सारे। एनिमेशन इज़ अ शॉर्ट हैंड, बाकी आप सबको अलग अलग भी लिख के चला सकते हैं। तो ये ब्राउजर्स हैं जिस पर आपका ये सक्सेसफुली वर्क करता है। बात करते हैं व्हाट आर CSS एनिमेशंस। एन एनिमेशन लेट एन एलिमेंट ग्रेजुअली चेंज फ्रॉम वन स्टाइल टू अनदर। You can change as many CSS properties you want as many times as you want. To use CSS animation, you must first specify some keyframe for the animation. So keyframe holds what style the element will have at certain time. So जैसे वो था आपका @font, ये क्या है? Keyframe. So when you specify CSS style inside the keyframe rule, the animation will gradually change from the current style to the new style at certain time. To get an animation to work, you must bind the animation to an element. The following example binds the example animation to the div element. The animation will last for 4 seconds and it will gradually change the background color of div element from red to yellow. तो देखिए क्या किया हमने, जिस एलिमेंट के ऊपर आप एनिमेशन करना चाहते हैं वहाँ पर आपको लिखना होगा एनिमेशन का नेम क्या है और ड्यूरेशन, कितनी देर तक वो एग्जीक्यूट रहेगा। तो जब आप लिखेंगे @keyframe तो उसके आगे आपको अपने एनिमेशन का नेम बताना है। जैसे हमने क्या लिखा है यहाँ पर एग्जाम्पल, हमने बोला स्टार्ट होगा रेड कलर से, क्यों? क्योंकि रेड कलर डिफ़ॉल्ट है। हमने बोला एंड होगा किस पर? येलो कलर पर। तो जैसे ही 4 सेकेंड पूरे होंगे ये फिर से झटके से रेड हो जाएगा। देखो है ना, चलो बेसिक क्लियर हो गया, अब आगे समझते हैं। द एनिमेशन ड्यूरेशन property defines how long an animation should take to complete. If the animation duration property is not specified, no animation will occur because the default value is 0 second. यानी कि टाइम मुझे देना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। In the example above, we have specified when the style will change by using the keyword from and to, which represents 0 from start and 100 for complete. ठीक है, जो हमने यहाँ यूज़ किया है। So it is also possible to use %. By using %, you can add as many style changes as you like. अब मैं from और to में तो एक ही काम कर सकता हूँ कि रेड से येलो हो जाए एग्जाम्पल के तौर पर, बट अगर मैं लिखूँ बस 0%, 25%, 50%, 75%, 100%, तो मैं मल्टीपल चीज़ें करा सकता हूँ इन बिटवीन। जैसे कि हमने यहाँ पर बोला इस तरह से, प्रीवियस एग्जांपल में क्या हुआ कि जब एनिमेशन मेरा शुरू हुआ बड़ा अच्छा था, लेकिन जब येलो 4 सेकंड पूरा हो गया एकदम से रेड हो गया। ऐसे नहीं करना। तो हमने यहाँ पर बोला कि रेड से शुरू हो, रेड पर ही ख़त्म हो, तो जर ख़त्म हो गया। यानी कि अब अगर अपन चलाएंगे, है ना, तो रेड से शुरू हुआ, इन बिटवीन ट्रांजिशंस हुई, फिर से रेड हो गया। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल चेंज बोथ द बैकग्राउंड कलर एंड द पोजिशन ऑफ द डिव एलिमेंट व्हेन द एनिमेशन इज 25% कंप्लीट, 50% कंप्लीट एंड अगेन व्हेन द एनिमेशन इज 100% कंप्लीट। तो इस बार हमने क्या करा, पोजीशन डाला है रिलेटिव, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को पोजीशन देने के लिए आपको रिलेटिव लिखना होता है, स्टैटिक डिफ़ॉल्ट होता है, स्टैटिक से कुछ भी चेंजेस नहीं आता, तो रिलेटिव डालना होगा। उसके बाद हमने बोला कि नाम एग्जाम्पल ही रहेगा और जो ड्यूरेशन वो 4 सेकंड का रहेगा और कलर हमारा रेड ही रहेगा। बस एडिशनल प्रॉपर्टी क्या है, रिलेटिव।
हमने यहाँ पर आके बोला कि भाई बैकग्राउंड कलर रेड करो, लेफ्ट और टॉप में 0। 0 से 100 तक या फिर 4 4 सेकंड? टोटल एनिमेशन का ड्यूरेशन 4, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का ड्यूरेशन जो है वो 4 सेकंड का है, अलग अलग नहीं है, अलग अलग सेट होता भी नहीं है। चलिए, तो हमने क्या बोला कि कलर डिफ़ॉल्ट रेड से शुरू होगा और लेफ्ट और टॉप पे क्या रहेगा 0। 25% जब होगा तो लेफ्ट से 200 पिक्सल की दूरी पर जाएगा, लेकिन टॉप से 0 ही रहेगा। फिर मतलब 50% पर ये लेफ्ट से 200 पिक्सल रहेगा और टॉप से 200 पिक्सल नीचे आ जाएगा। फिर मतलब 75% पर ये लेफ्ट में 0 हो जाएगा, टॉप से 200 ही रहेगा, और 100 पर फिर से 0 0 हो जाएगा। यानी कि ये एक सर्कल पूरा करेगा इस तरह से, समझ आया? ये ट्रांजिशन में नहीं होता, ये एनिमेशन में हो सकता है। इसके बाद हमने बोला डिले, तो यहाँ पर एक डिले की प्रॉपर्टी 2 सेकंड, यानी कि 2 सेकंड बाद शुरू होगा और वही काम करेगा जो इसने पहले किया। इसके बाद हम यहाँ पर बताते, अगर हम कट कर दें, कट ना करें तो ये होता रहेगा? उस पर आएंगे अभी। अब ये वही चीज़ आ गई यहाँ पर जो आप पूछने जा रहे हो। तुम्हारे जितने भी सवाल हो गए हैं ना, सबके जवाब इसमें ऑलरेडी हैं, तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सब सोच के लिखा गया है। तो बात आती है सेट हाउ मेनी टाइम्स एन एनिमेशन शुड रन। तो देखो पहला वाला जो एग्जांपल थे हमारे, जितने भी हमने देखे, वो एक ही बार चलते हैं, उसके बाद में बंद हो जाते हैं। बंद हो गया ना, अभी नहीं चलेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इटरेशन 1 टाइम होता है। तो इसके लिए क्या प्रॉपर्टी आती है? एनिमेशन इटरेशन काउंट प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स एन एनिमेशन शुड रन। हमने बोला इसमें 3 टाइम्स, अब ये 3 बार वही काम करेगा। फर्स्ट ओवर, सेकेंड ओवर, एंड दिस इज अ लास्ट, 3 टाइम। अब मन में सवाल आएगा कि सर अगर मैं परमानेंट चलाना हो तो क्या करेंगे? तो उसका भी सॉल्यूशन हमने नीचे लिखा है, क्या? इन्फिनाइट, अनंत समय के लूप में फंसा दो इसको, बस अब आराम से बैठो, नंबर लिखने की ज़रूरत ही नहीं, चलता रहेगा ज़िंदगी भर जब तक इस पेज पे विजिटर रहेगा। ठीक है, आगे सारे सिनेरियो हो गए। तो यहाँ पर इन्फिनाइट की प्रॉपर्टी डालनी है। नेक्स्ट बात करते हैं रन एनिमेशन इन रिवर्स डायरेक्शन ऑफ अल्टरनेट साइकिल। भाई जैसे मान लो हम चाहते हैं कि एनिमेशन स्टार्ट हुआ, फिर चाहते हैं वापस जाए, ना कि लूप चले, हम कहते हैं रिवर्स हो जाए जैसे वो डिस्टेंस पूरा करे। तो हमारे पास ऑप्शंस आते हैं नॉर्मल, रिवर्स, ऑल्टरनेट एंड ऑल्टरनेट रिवर्स। तो नॉर्मल डिफ़ॉल्ट होता है, यानी कि हमेशा फॉरवर्ड ही चलेगा। ठीक है, द एनिमेशन डायरेक्शन प्रॉपर्टी वेदर एन एनिमेशन शुड बी प्लेड फॉरवर्ड, बैकवर्ड और इन ऑल्टरनेट साइकिल। द एनिमेशन डायरेक्शन प्रॉपर्टी कैन हैव द फॉलोइंग वैल्यूज। सो यहाँ पर हम लोग डालेंगे रिवर्स। क्या होगा? एनिमेशन उल्टा स्टार्ट हुआ, पहले क्या था? फॉरवर्ड चला था ना, रिवर्स में रिवर्स हो गया। फिर हमने दूसरा प्रॉपर्टी बनाया ऑल्टरनेट, सीधा जाएगा और यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, है ना। फिर हमने डाला ऑल्टरनेट रिवर्स, यानी कि रिवर्स शुरू होगा स्टार्ट पॉइंट से, फिर आगे जाएगा और फिर अपनी जगह पर आ जाएगा लौट के। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें ईज इफेक्ट की। ठीक है, तो ये सेम वही है जो अभी आप पढ़ के आए हो उसके अंदर, ट्रांजिशन के अंदर। बस इस बार डिफरेंस क्या है, माउस ओवर पर नहीं होगा चीज़ें, अकेला चलते हुए आपको दिखाई देंगे और आप सब में डिफरेंस देख पाओगे। एंड सबका सेम टाइम पर ही होगा, लेकिन शुरू और मिडिल में आपको सारा चेंज समझ में आता है कि हुआ क्या। लीनियर एक ही रफ्तार से चल रहा है ना, कंसिस्टेंट। ईज एकदम से तेज़ होता है और एंड में जाके स्लो हो जाता है। ईज इन धीरे धीरे फास्ट हो रहा है। ईज आउट तेज से शुरू होता है, फिर स्लो होता है और धीरे से एंड होता है। ईज इन आउट क्या करेगा, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, स्लो, फास्ट, स्लो। एंड सबका एक ही है, लेकिन इन बिटवीन सब में चेंजेस हैं। समझ में आया? जो हमने माउस ओवर से देखा वो हम चला के देख रहे हैं ऑब्जेक्ट्स को। तो किसी स्टैटिक ऑब्जेक्ट को अगर मुझे फोर्स देना है तो हम लोग डालते हैं उसमें ईज इन। ठीक है, यानी कि आपने पुश किया, जब एंड कराओगे तो ईज आउट, यानी फोर्स खत्म हो जाए उसके अंदर से। आप देखो आपने करना क्या, अगर कोई चीज़ यूज़र की स्क्रीन पर लाके लैंड करानी है तो ईज आउट, और अगर स्क्रीन से हटाना है तो ईज इन। धक्का देगा, हटाओ, नया कंटेंट आ जाएगा, है ना। तो वहाँ पर इस तरह से यूज़ में आएंगी चीज़ें। चलिए,
तो नेक्स्ट क्या है, स्पेसिफाई द फिल मोड फॉर एन एनिमेशन। अब ये फिल मोड को हम लोग ज़रा समझ लेते हैं, वैसे तो इसकी रिक्वायरमेंट होती नहीं है बट फिर भी देख लो। सो CSS एनिमेशंस डू नॉट अफेक्ट एन एलिमेंट बिफोर द फर्स्ट की फ्रेम इज प्लेड और ऑफ आफ्टर द लास्ट की फ्रेम इज प्लेड। The animation fill mode property can override this behavior. The animation fill mode property specifies a style for the target element when the animation is not playing before it start, after it end or both. So यहाँ पर आपके पास अलग अलग ऑप्शंस हैं, नन, फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड बोथ। सो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है नन, यही गुड प्रैक्टिस है, ठीक है। So animation will not apply any style to the element before or after it is executing, ठीक है। Forward, the element will retain this style value that is set by the last keyframe depends on animation direction and animation duration count. Backward, the element will get the style value that is set by default by the first keyframe. तो forward चलता है last से, backward चलता है first से। Depends on animation direction and retain this during the animation delete period. Both, the animation will follow the rules for both backward and forward, extending the animation properties in both directions. So पहले वाला है हमारा forward, तो ये आप देखेंगे इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा backward, ठीक है। तो वापस आ गया लौट के वहीं पर। फिर क्या हमारा फिल मोड, बोथ, डिले भी डाला हमने, और ये आपका अल्टरनेट। तो अल्टरनेट तो बेसिकली हमने इसलिए डाला कि ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, बाकी आपने ऊपर देख लिया तीनों का। तो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यानी कि आप ये इतना जो कहानी हम लोग लिख रहे हैं, एनिमेशन का नेम, ड्यूरेशन, टाइम, डिले, इटरेशन, डायरेक्शन, इसको आप सीधे लिख सकते हो एक ही लाइन में, एग्जाम्पल 5 सेकेंड, लीनियर 2 सेकेंड, इन्फिनाइट एंड अल्टरनेट। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। हर एक CSS की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है, मतलब जो भी आप करने जा रहे हो, जैसे फॉन्ट नेम, फॉन्ट साइज, जो हम लोग लिखते हैं ना, खाली फॉन्ट लिखो, सब लिख दो एक ही साथ। तो ये था आपका CSS में एनिमेशंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास से डिग्री वाले स्टूडेंट्स हमारे ज्वाइन नहीं करेंगे, डिग्री वालों का यहाँ पर ओवर हो जाता है, ठीक है। थैंक यू। और डिग्री वालों का रिपीट भी हो गया, जो उन्होंने अगर मॉर्निंग में क्लास नहीं लिया तो